रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफिय से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, हमारी तीसरी किस्त का आगाज़ जहाँ एक सनसनी के साथ हुआ था, उसी सनसनी को आगे बढ़ाते हैं और आज की एपिसोड का आगाज़ करते हैं। जूलिया पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। उसकी टांगों पर एक लंबा सुनहरे रंग का सांप लिपटा हुआ था। उसके लंबे और किसी रस्सी जैसे सुनहरे जिस्म ने जूलिया की दोनों टांगें जकड़ रखी थी। जूलिया का रुख खिड़की की तरफ था, मगर इमरान ने महसूस किया कि वह हवास में है, और हवास में ना होती तो हिज़ानी अंदाज में चीख रही होती। चीखने और हिलने की वजह से सांप उसे डस चुका होता। माय गॉड! इमरान ने सफदर की आवाज़ सुनी। वो दोनों भी उसी के साथ ही दौड़ते चले आए और अब दरवाजे में रुके हुए थे। ये तो सांप है, हावर्ड की आवाज़ आई। ऐसा ही हमारे कमरे में था जिसे एक्सट्रो ने फना करके मार डाला। पीछे रहो, इमरान घर आया, वरना शोर से सांप जूलिया को डस सकता है। जूलिया को कैसे बचाया जाए इमरान साहब? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इमरान की गराहट उभरी। कितना खूबसूरत है ये, सफदर के मुंह से निकला। हाँ, सुनहरी मौत, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इससे अच्छा नाम क्या होगा? हावर बोल पड़ा। अगर ये डस ले तो जूलिया अभी पानी बनकर बह जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, ये इतना ही खौफनाक और जहरीला है। फिर सफदर ने बेचैनी से कहा, क्या जूलिया ऐसे ही खड़ी रहेगी? ठहरो, मुझे सोचने दो। जल्दी कुछ कीजिए इमरान साहब। तुम भी कुछ सोचो। इमरान घर आया। मेरी तो अकल जैसे हब्द होकर रह गई है, सफदर ने कहा। हावर, तुम दूसरों को देखो, इमरान ने हावर से कहा, और वो फौरन ही वहाँ से चला गया। इमरान का जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। वो इस सांप के बारे में बहुत कुछ जानता था। कामी लोग उसे सुनहरी मौत या उड़ने वाली मौत के नाम से याद करते थे। ये सांप गोल लच्छे की शक्ल में हरकत करता था और उसकी हरकत से फिजा में सूसों की आवाज़ उभरती थी। सब महफूज हैं, हावर की आवाज़ आई। एक्सट्रो ने 4 सांप मारे हैं, नुमानी ने कहा। वो सभी वहाँ आ गए और अब जूलिया की बेबसी देख रहे थे। बेबस तो वो खुद भी थे, और वो समझ रहे थे कि जूलिया ने हरकत की तो ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी हरकत होगी। कुछ कीजिए इमरान साहब, हावर ने इमरान को झंझोड़ते हुए कहा। होश में रहो, इमरान की सर्द आवाज़ उभरी। वो मर जाएगी, तनवीर ने तेज़ी से कहा, और तुम लोग शोर करके सांप को मुश्तल कर रहे हो। मैं उसे गोली मार दूंगा, तनवीर ने सरगोशी की। रिवाल्वर मेरे हाथ में भी है, इमरान ने सर्द आवाज़ में कहा, मगर मरते मरते भी वो जूलिया को डस लेगा। फिर कोई और तरकीब सोचो, चौहान ने बेताबी से कहा। एक्सट्रो किधर गया? इमरान ने पूछा। पता नहीं, नुमानी ने कहा। कमरे से निकलने के बाद वो नजर नहीं आया। इमरान हनकारा भरकर रह गया। उसका जहन तेजी से जूलिया को इस मुसीबत से निजात दिलाने की तरकीब सोच रहा था। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इमरान साहब, जूलिया ज़्यादा देर इस तरह खड़ी नहीं रह सकती, सफदर ने कहा। मुझे मालूम है, इमरान घर आया, और ये भी कि और उधर उसने हरकत की और उधर सांप ने डस लिया। इमरान सफदर की बात काट कर बोला। कम बहुत हरकत भी तो नहीं कर रहा, सिद्दीकी ने कहा। हरकत करे तो फिर बात ही क्या है? इमरान ने कहा। ये ज़रा सा अपना सर ऊपर कर ले तो मैं उसके चीथड़े उड़ा दूँ। वो तो चिपक कर रह गया है, चौहान ने कहा। जूलिया ही की हिम्मत है इमरान साहब, हावर ने कहा। हाँ, वरना दूसरी औरत तो अब तक मर चुकी होती। कागज़ या सूखी लकड़ी लाओ जल्दी, इमरान घर आया। सफदर और हावर एक जानिब दौड़ गए। कागज़ या लकड़ी का क्या करोगे? तनवीर ने पूछा। वो हंसी ज़्यादा बेचैन नजर आ रहा था। उसका चेहरा जूलिया से ज़्यादा जर्द हो गया था। कागज़ खाकर लकड़ी चबाऊंगा, इमरान ने तलही से कहा। ये लीजिए जनाब। सफदर ने एक सूखी टहनी इमरान की जानिब बढ़ा दी। गुड। इमरान ने सूखी टहनी ली और लाइटर निकालकर उसे आग दिखा दी। सूखी लकड़ी थी, एक लम्हे में शोला बनकर जलने लगी। तुम लोग रिवाल्वर तैयार रखो, इमरान ने कहा। जैसे ही सांप टांगों से अलग हुआ उसे मार डाला, मगर जूलिया का ख्याल रखना। हमें ख्याल रहेगा, तनवीर ने जल्दी से कहा। होशियार, इमरान ने कहा। जलती हुई लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता जूलिया की टांगों की जानिब बढ़ाने लगा। इमरान साहब, जूलिया का लिबास नायलॉन का है, सफदर ने कहा। उसे डर हुआ कि कहीं आग नायलॉन जल ना उठे, वो सूरत बहुत खतरनाक हो जाती। खामोश रहो, इमरान की सर्द आवाज़ शाम की फनकार जैसी थी। उसने आग अब जूलिया की टांगों के इतने करीब कर दी कि वो उसकी आंच महसूस कर रही थी। वो किलबिला रहा है, हावर ने कहा। कमरे में फैल जाओ, इमरान ने सरगोशी की, और वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैलने लगे। आग के जर्द शोलों की रोशनी में सुनहरी सांप की आंखें हीरों की तरह चमक रही थी। वो जूलिया की टांगों से लिपटा, ऐसा लग रहा था जैसे फरागा मिस्र के ज़माने में वहाँ की मलका सोने की सांप बनवाकर पैरों में पहन लेती थी। अब वो जूलिया की टांगें छोड़ने ही वाला है। इमरान की तेज सरगोशी वहाँ गूंजी। उसने जलती हुई टहनी जूलिया की टांगों से इतने करीब कर दी कि सांप को अपनी जल्द जलती महसूस होने लगी। फिर वही हुआ जो इमरान चाहता था। सांप किलबिलाने लगा, फिर उसके बल खुलने लगे और चंद लम्हे बाद वो फर्श पर था। ठुस 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 ठुस। कमरे में यकी बात दिख रहे 3 दफ़ा साइलेंसर लगे, रिवाल्वरों की सरगोशी उभरी और सुनहरी सांप के टुकड़े बिखर गए। उसी लम्हे ऐसा लगा जैसे जूलिया लड़खड़ाती हुई लड़खड़ाई। इमरान चिपटा और दूसरे लम्हे जूलिया उसके बाजुओं में गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। फिर एक साया और नजर आया। अब उनकी तादाद 3 हो गई। वो तीनों काटिश की खिड़कियों के गिर्द मुतहरिक थे। ब्लैक जीरो को उनकी हरकत मुश्तबा लग रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं।
आपने उन लोगों को देखा सर? मोतू ने ब्लैक ज़ीरो से कहा। हाँ देख रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मगर ये लोग कर क्या रहे हैं और उन लोगों के हाथों में क्या चीज़ है? वो मोतू ने जवाब दिया, उन लोगों के हाथों में टोकरियाँ हैं जनाब। टोकरियाँ? ब्लैक ज़ीरो ने दोहराया। जी हाँ, और जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने इनकार में सर हिलाया। उन टोकरियों में यकीनी तौर पर जहरीले कीड़े होंगे, मोतू ने जवाब दिया। सांप, बिच्छू या कोई कीड़ा? तो क्या ये? ब्लैक ज़ीरो ने बेचैनी से कहना चाहा। जी हाँ सर, मोतू ने बात काट कर जवाब दिया। आप ठीक समझे हैं, वो लोग कमरों में उन जहरीले कीड़ों को छोड़ रहे हैं। आहा, ब्लैक ज़ीरो की रगो रपे में सनसनी सी दौड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग हमारे साथियों को मार डालना चाहते हैं। जी हाँ जनाब, हमें जल्दी करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। ब्लैक ज़ीरो ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो तीनों साए अब एक तरफ बढ़ रहे थे। ब्लैक ज़ीरो आड़ लेकर चलता हुआ उनके करीब पहुंचा ही था कि किसी ने उन पर छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाला चौथे साए को ब्लैक ज़ीरो ने पहचाना था। इसी मकान की खिड़की से आने वाली रोशनी के अक्स में उसने उन तीनों पर हमला करने वाले का चेहरा देखा था। वो इमरान था। तुम यहाँ रुककर इन पर नजर रखो, ब्लैक ज़ीरो ने मोतू से कहा। अगर हमला करने वाला इन तीनों पर भारी पड़े तो मदाहरत की ज़रूरत नहीं होगी। क्या वो आपका आदमी है जनाब? हाँ, मेरा मुतहद है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं अंदर जा रहा हूँ। सर अगर वो खिड़की वाला सांप हो तो उसे दूर ही से गोली मार दीजिएगा, मोतू ने कहा, क्योंकि वो छलांग लगाकर आप पर हमला कर सकता है। क्या सांप भी छलांग लगाते हैं मोतू? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। दरअसल सांप लगाता छलांग ही है, मगर लोग कहते हैं कि ये उड़ रहा है। ठीक है, होशियार रहना, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रुकबी रास्ते से काटेज में दाखिल हो गया। जिस कमरे में वो घुसा था वो तनवीर का कमरा था और वो सिर्फ हाफ लिबास में बिस्तर पर सो रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने बल्ब जला दिया। कमरे में सोसों की तेज आवाज़ गूंज रही थी। ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी तेज़ी से फर्श पर आवाज़ों के महरत की तलाश में नज़र डाली, मगर उसे फर्श पर कोई चीज़ नज़र न आई। मगर कमरे में गूंजने वाली सोसों की आवाज़ें ये बता रही थी कि वहाँ कोई चीज़ मौजूद है, कोई खतरनाक कीड़ा जो नज़र नहीं आ रहा। कौन हो तुम? दफातन तनवीर की आवाज़ सुनकर ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। उसने तनवीर की जानिब निगाह डाली। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके हाथ में रिवाल्वर नज़र आ रहा था, फिर उसने पैर बिस्तर से नीचे लटकाने ही चाहे थे कि ब्लैक ज़ीरो बोल पड़ा। नहीं, इसी तरह बैठे रहो, एक्स टू का मखसूस लहजा था। एक्स टू तनवीर के मुंह से हैरत में डूबी हुई आवाज़ निकली। हाँ तनवीर, इसी तरह बैठे रहो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर बिस्तर के नीचे से तेज़ी से निकल आने वाली चीज़ को देखने लगा। वो जलेबी की तरह कोई लच्छेदार चीज़ थी जो बड़ी तेज़ी से घूम रही थी। उसकी गर्दन अगर उठी हुई ना होती तो वो फिर की नज़र आती। वो सुनहरी रंग का एक सांप था जो बड़ी तेज़ी से घूमता हुआ ब्लैक ज़ीरो की जानिब बढ़ रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने रिवाल्वर के रुख सांप की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। कमरे में ठोसी आवाज़ हुई और सांप कई टुकड़ों में बटकर बिखर गया। उसके साथ ही तनवीर फिरती से बिस्तर से बाहर आया। कपड़े पहनो और बाहर आओ, ब्लैक ज़ीरो ने एक्सटू की आवाज़ में कहा, मगर होशियारी से। मुमकिन है कोई और सांप यहाँ मौजूद हो। बेहतर जनाब, तनवीर ने कहा। उसने सबसे पहले गुसलखाने का रुख किया। ब्लैक ज़ीरो वहाँ से बाहर निकल आया। फिर वो दूसरे कमरे की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा उसका भिड़ा हुआ था। ब्लैक ज़ीरो ने धक्का दिया। दोनों पट चड़चड़ाहट की आवाज़ के साथ खुलते चले गए। यहाँ भी अंधेरा था और कमरे में सूसों की तेज़ आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई पेडिस्टल फैन पूरी रफ्तार से घूम रहा हो। ब्लैक ज़ीरो ने बढ़कर लाइट जलाई। उसे पैरों में घुटनों तक के जूते थे, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि सांप उसे डस लेगा। जैसे ही रोशनी हुई उसने किसी चीज़ को बड़ी तेज़ी से अपनी जानिब आते देखा। वो फुर्ती से नीचे झुका और दरवाजे की जानिब छलांग लगा दी। पट की जोरदार आवाज़ हुई। ब्लैक ज़ीरो पलटा। जिस जगह वो कुछ देर पहले खड़ा था वहाँ पर दीवार पर वैसा ही सुनहरे रंग का एक सांप चिपका हुआ था जैसा वो तनवीर के कमरे में मार कर आया था। कौन हो तुम? दफातन कमरे में सफदर की आवाज़ गूंजी। यहाँ कमरे में 2 बिस्तर थे और दोनों बराबर बराबर बिछे हुए थे। एक पर सफदर और दूसरे पर हावर सो रहा था। उनके जिस्मों पर सलीके का लिबास था। इस वक्त सफदर ही उसे घूर रहा था। अपनी जगह चुपचाप बैठे रहो, ब्लैक ज़ीरो सर्द लहजे में बोला। चीफ आप? सफदर के मुंह से निकला। हाँ, वो तुम्हारे कमरे में मौजूद है सफदर, ब्लैक ज़ीरो ने फिर एक्स टू के मखसूस लहजे में कहा और सफदर चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। बिजली के स्विच के बाद देखो। ओ, ब्लैक ज़ीरो की बताई हुई सिमत नजर उठते ही सफदर के मुंह से निकला। उसकी निगाहों के सामने वही सुनहरा सांप था। ये तो सांप मालूम होता है जनाब, सफदर ने कहा। हाँ, सांप है और इंतहाई जहरीला। मगर ये यहाँ कैसे आया? ये अफ्रीका है, कोई शहरी इलाका नहीं जहाँ सालों सांप की शक्ल नजर नहीं आती, ब्लैक ज़ीरो ने सर्द लहजे में कहा। मैं इसे मार डालूं, सफदर ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, तुम अपनी जगह से हरकत भी नहीं करोगे? यस सर। अपने चेहरे पर चादर इस तरह ले लो कि सांप की जानिब से ओट हो जाए, ब्लैक ज़ीरो ने फिर कहा और सफदर उलझन में पड़ गया। मैं मतलब नहीं समझा जनाब, ये उड़ने वाला सांप है, हो सकता है तुम पर आ पड़े। अरे, सफदर ने कहा और चादर अपने ऊपर ले ली। इस दौरान हावर भी उठ चुका था और वो भी बड़ी हैरत से सफदर और एक्स टू की गुफ्तगू सुन रहा था। और तुम भी हरकत नहीं करोगे? ब्लैक ज़ीरो ने हावर से कहा। यहाँ ज़मीन पर अभी कम से कम एक सांप और होगा। किस तरफ जनाब? हावर ने फर्श पर निगाह डालते हुए पूछा। क्या तुम सूसों की आवाज़ें नहीं सुन रहे? जी हाँ, ये दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। ब्लैक ज़ीरो के एहसास दिलाने पर उन्होंने तवज्जो दी और उस आवाज़ को महसूस किया जिसे पहले सुनकर उन्होंने किसी झींगर की आवाज़ सुनकर नज़रअंदाज कर दिया था।
क्या ये उसी सांप की आवाज़ है जनाब? सफदर ने पूछा। हाँ, और ये फिरकी की तरह घूमने से ही पैदा होती है। मैं इस पर फायर करूं? हावर ने पूछा। अब उसने तकिए के नीचे से रिवाल्वर निकाली और मतलाशी निगाहों से फर्श पर देख रहा था। नहीं, मैं निमट लूंगा, ब्लैक जीरो ने कहा और दीवार की तरफ रिवाल्वर की नाल की ओर ट्रैगर दबा दिया। ठुस की आवाज़ हुई और दीवार पर चिपके हुए सांप का सर गोश्त के टुकड़े में बढ़कर दीवार से चिपका रह गया, जबकि उसका बखिया जिस्म फर्श पर गिर पड़ा। दूसरा सांप जनाब? सफदर ने ब्लैक जीरो से कहा। मैंने देख लिया है, ब्लैक जीरो ने कहा। उसकी निगाहें दूसरे सांप पर थीं, जो बड़ी तेज़ी से उसी की जानिब घूमता हुआ आ रहा था। अब कमरे में सोसों की गूंजने वाली आवाज़ों में तेज़ी आ गई। ब्लैक जीरो के रिवाल्वर का ट्रैगर फिर दबा और दूसरा सांप उछलकर दूर जा गिरा। उसका धड़ 2 टुकड़ों में बढ़ गया और वो बुरी तरह तड़प रहा था। ठीक उसी लम्हे किसी जानिब से एक सांप और निकलकर तड़पते हुए सांप के करीब पहुंचा। तीसरा सांप? हावर ने हैरतज़दा लहजे में कहा। बैठे रहो, ब्लैक जीरो कराया और चंद सेकंड बाद तीसरा सांप भी मुर्दा हो चुका था। ब्लैक जीरो ने रिवाल्वर की नाल में फूंक मारी और सफदर से बोला, अब खतरा नहीं है, जाकर दूसरों को देखो। क्या उनके कमरों में भी सांप है जनाब? हावर ने पूछा। तुम क्या समझते हो, ये सांप खुद ब खुद कमरे में आए थे? फिर जनाब, ये तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए खिड़की के रास्ते यहाँ पहुँचाए गए थे। मागार्ड सफदर के मुंह से निकला। हर मेंबर के कमरे में ये सांप छोड़े गए हैं, ब्लैक जीरो ने बताया। अभी मैंने तनवीर के कमरे में भी एक सांप को मारा है। हम अभी देखते हैं जनाब, सफदर ने कहा। फिर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ ब्लैक जीरो दरवाजे की जानिब मुड़ा। बाहर निकलते हुए वो किसी से टकराया। टकराने वाले को देखते उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वो इमरान था। इमरान, दूसरों को देखो, कमरों में सांप छोड़े गए हैं, जीरो ने एक्सट्रो की महसूस लहजे में कहा और दौड़ता हुआ सामने का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अब बड़ी तेजी से इसी तरफ दौड़ रहा था जिस तरफ उसने मोतू को छोड़ा था। मोतू उस जगह नहीं था जहां उसे छोड़ा था। ब्लैक जीरो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। उसने हल्की सी सीटी बजाई थी। जवाबन काफ़ी फासले से उसे सीटी सुनाई दी। वो उसी जानिब बढ़ता चला गया। सीधे चले आए सर, उसे मोतू की आवाज़ सुनाई दी। तुम वहाँ से क्यों आए? ब्लैक जीरो ने करीब पहुँच कर पूछा। वो दोनों फरार हो रहे थे सर, मोतू ने कहा। मैं उनकी ताक़त में यहाँ तक चला आया, मगर वो तो 3 थे, एक मारा जा चुका है, मोतू ने जवाब दिया। बकिया 2 वो सामने की झाड़ियों में बैठे हुए हैं। मोतू ने सामने नजर आने वाली झाड़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। किसी ने अगर वो फरार हो रहे थे तो यहाँ क्यों रुक गए? वो शायद कुछ ज़्यादा ही जख्मी हुए हैं सर, मोतू ने कहा। समझ गया, ब्लैक जीरो ने सर हिलाया। वो समझ गया था कि उनमें इतनी सख्त नहीं होगी कि वो ज़्यादा दूर तक भाग सकें। यकीनी बात है कि इमरान उन्हें बेहोश करके गया होगा और वो जल्द ही होश में आ गए होंगे। होश आ जाने के बाद उन्होंने फरार होना ही मुनासिब समझा होगा, मगर चूंकि सख्त ना होगी इसलिए वो झाड़ियों की आड़ में जाकर बैठ गए होंगे ताकि कुछ दम लेने के बाद आगे रवाना हो सकें। अब वो चल पड़े हैं सर, मोतू ने कहा। देख रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या ख्याल है? मोतू ने पूछा। साफ कर दूं सर? नहीं, हमें ये देखना है कि ये किसके आदमी है, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर हमने उनको मार डाला तो हम अपने दुश्मन की जानिब से अंधेरे में रहेंगे। नो सर, मोतू ने कहा। मैं इनको जानता हूँ और इस तरह आपका जो दुश्मन है उसका नाम बता सकता हूँ। कौन है वो? पैराडॉन सर, मोतू ने कहा। ये उसी के आदमी है। तीसरे की लाश किधर है? वही है, उसका सर फट गया है और मगज तक बाहर फैला पड़ा है। वो लाश हमारे आदमियों के लिए परेशानी का बायस हो सकती है। मैं उसे वहाँ से हटा दूंगा सर, मोतू ने कहा। अब वो लोग आगे निकल चुके हैं, ब्लैक जीरो ने मोतू से कहा, और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। सांप लाने वाले उनसे काफ़ी आगे जा रहे थे। उनकी चाल में लड़खड़ाहट थी और वो एक दूसरे का सहारा लेकर चल रहे थे। मोतू का ख्याल ठीक लग रहा है कि वो शदीद जख्मी है। अगर हम उनका ताक़ुब ना भी करें सर, तब भी जहाँ ये जाएंगे वहाँ पहुँचा जा सकता है। वो कैसे? ये सीधे पैराडोन की रिहाइशगाह ही जाएंगे ताकि उसे रिपोर्ट दे सकें। हो सकता है पैराडोन ने उनको कहीं और बुलाया हो। उसे किसका डर है सर? मोतू ने कहा। उसे यहाँ का मेयर नहीं, बेताज बादशाह समझे सर, वो ऐसा ही बाएख्तियार है। तब उनके पीछे ही चलते रहो, ब्लैक जीरो ने कहा। मैं उनके पैराडोन के सामने पहुँचने के बाद उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। वो उन दोनों को गोली ही मार देगा सर। क्या उनको इसका अंदाज़ा ना होगा? होगा सर, मगर वो मजबूर हैं। वो किस तरह से? वो अब अगर जाकर उन्हें रिपोर्ट नहीं देंगे और कहीं जाकर छुप जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पैराडोन को एहसास होगा कि वो दोनों फरार हो गए हैं, शहर के सारे बदमाश उन दोनों की तलाश शुरू कर देंगे। उनके घर वालों तक को वो पकड़कर पैराडोन के सामने ले जाएंगे और ये दोनों ऐसा ना चाहेंगे। ना चाहने की वजह? ब्लैक जीरो ने पूछा। इस तरह ज़रा सी तकलीफ बर्दाश्त करके वो दोनों बच सकते हैं, क्योंकि जब घर वालों को उनके बारे में मालूम ही ना होगा तो पैराडोन या उसके आदमी को बताएंगे क्या? पैराडोन उनके घर की औरतों को नंगा करके उनके दूसरे रिश्तेदारों के सामने इस्तेमाल कराएगा और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। यहाँ ब्लैक जीरो ने सर हिलाया। लीजिए, अब वो बल्दिया की इमारत के पास पहुँच चुके हैं। क्या मेयर यहाँ पर ही रहता है? जी हाँ, वो इसी जगह रिहाइश रखता है। उसके बीवी बच्चे हैं, एक बीवी 3 लड़कियाँ, और वो उसी के साथ ऊपरी मंजिल पर मुकीम है। उन दोनों के देखते ही देखते वो दोनों इमारत के अंदर जाकर निगाहों से गायब हो गए। अब क्या करना है सर? मोतू ने पूछा। हम अंदर दाखिल होंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। अंदर जाना खतरनाक होगा सर, खतरात से खेलना ही हमारी हॉबी है, मोतू, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या तुम खतरात से डर रहे हो? नो सर, मोतू ने मनफी अंदाज में सर हिलाया।
तो फिर आओ, ब्लैक जीरो ने कहा, और वो आगे बढ़ने लगे। जिस दरवाजे से वो दोनों अंदर गए थे वो अब बंद हो चुका था। चार दीवारी भी काफ़ी ऊंची थी और वो 6-7 फुट लंबी थी। उसके बाद कमरों की दीवार शुरू हो गई। एक तरीका है सर अंदर जाने का, मोतू ने कहा। वो क्या, ब्लैक जीरो ने पूछा। वैसे वो सोच रहा था कि अगर वो मोतू के कंधे पर पैर रखकर चढ़े तो चार दीवारी पर पहुंच सकता है। मैं नीचे बैठ जाता हूँ सर, मोतू ने वही कहा जो ब्लैक जीरो सोच रहा था। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाएं, मैं आपको उठाऊंगा तो आप दीवार पर चढ़ सकेंगे। ठीक है, ब्लैक जीरो ने कहा। मैं अंदर से तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगा। फिर ऐसा ही किया गया और ब्लैक जीरो चार दीवारी पर पहुंच गया। दूसरी तरफ बहुत मध्यम सी रोशनी थी जो खिड़कियों से छनकर आ रही थी। यहाँ से कोई नजर ना आया। ब्लैक जीरो दोनों हाथों से दीवार पकड़कर दूसरी जानिब उतर गया। फिर उसने मोतू को अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो इस दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। वो दूसरी जानिब उतर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो उस दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे जिसकी दर्दों में से रोशनी निकल रही थी। ये तो कॉन्फ्रेंस हॉल है सर, मोतू ने सरगोशी में कहा। तो फिर वो यहाँ पर ही हो सकते हैं, ब्लैक जीरो ने भी इसी तरह जवाब दिया। खिड़कियों के पास से गुजरते हुए मोतू ने एक खिड़की को आहिस्ता से खेला और पट अंदर की जानिब दब गए। वो रुक गए। उसने दोनों पटों में थोड़ी सी दर्ज बनाई और अंदर झांकने लगा। सामने उसे वो दोनों खड़े नजर आए थे जिनका वो ताकुब करते हुए यहाँ पहुंचे थे। रुक क्यों गए, ब्लैक जीरो ने सरगोशी की। क्या वो मौजूद हैं? यस सर, आप देखिए। मोतू पीछे हट गया और ब्लैक जीरो झांकने लगा। ये हाल कमरा था और यहाँ किसी सिनेमा हॉल की तरह कुर्सियां कतारों में लगी हुई थी। दाएं तरफ एक लंबी मेज थी जिसके दोनों सिरे बैजवी थे। उसके सामने की इस तरफ 8 कुर्सियां थी जबकि दीवार वाले रुख सिर्फ एक कुर्सी थी और उस पर एक कवियुल हबशा हबीस सूरत आदमी बैठा था और दोनों जख्मी उसी के सामने झुके खड़े थे। ये पैराडोन था। क्या हुआ है तुम लोगों को? कमरे में पैराडोन की तेज आवाज़ गूंजी। नाकामी बॉस। वो कैसे? पैराडोन घबराया। वो लोग होशियार थे बॉस। क्या बक रहे हो? बॉस सही कह रहा हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो सांप छोड़े जाने के मंसूबे से आगाह थे? पैराडोन घबराया और उसकी आवाज़ ने हाल कमरे में गूंज पैदा कर दी। बॉस, एक जख्मी ने कहा, हमने सांप आसानी से छोड़ दिए थे। फिर क्या आफत आई तुम पर? जैसे ही हम वापसी के लिए पलटे वो 3-4 हम पर टूट पड़े। दूसरे ने कराहते हुए कहा। ब्लैक जीरो दंग रह गया। उनके झूठ पर वो अपनी जान बचाने के लिए अकेले इमरान को 4 आदमी जाहिर कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो तुम्हारी ताक में थे? पता नहीं बॉस, पहले जख्मी ने जवाब दिया। हम उनसे बुरी तरह लड़े, उन्हें मारा पीटा, मगर वो तादाद में ज़्यादा थे इसलिए हमें भागना पड़ा। तीसरा कहाँ गया? वो मारा गया बॉस, लाश उसी जगह पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग सांपों से भी बच निकले होंगे। यकीनी बात है बॉस, दूसरे जख्मी ने कहा। अब तुम क्या चाहते हो? पैराडोन गिराया। एक मौका और बॉस, दोनों गिड़गिड़ाए। ठीक है, तो मेरे हाथ आदमी हो इसलिए एक और मौका दे रहा हूँ। इस मरतबा नाकाम हुए तो तुम्हारे घर वालों समेत सब मार दिए जाओगे। शुक्रिया बॉस, दोनों यकजुबान बोले। जाओ और उनके कांटे के गिर्द पेट्रोल स्प्रे करके आग लगा दो। पर उन्होंने कहा। यस सर। दोनों झुके और एक दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़े। ब्लैक जीरो ने मोतू का हाथ पकड़ा और दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। यस सर। दोनों झुके और एक दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़े। ब्लैक जीरो ने मोतू का हाथ पकड़ा और दरवाजे की जानिब दौड़ा। उसके साथियों की जिंदगी खतरे में थी और वो फौरन ही उनको वहाँ से हटाना चाहता था। जूलिया को होश आ गया और वो बेहद सहमी हुई थी। गोगा किसी हद तक वो खुद को संभाल चुकी थी मगर फिर भी अभी तक खौफ का असर पूरी तरह ज़ाय ना हुआ। एक्स2 बर वक्त ना आ जाता तो हम सभी मारे जाते, सफदर ने कहा। उसने सारा किस्सा जूलिया और दूसरों को सुना दिया। चीफ वाकई हमारी शारक के पास ही मौजूद होता है, सदीकी ने कहा। 12 हमें मौत के मुंह से उसने बचाया है। पता ही वो आराम किस वक्त करता है। ये किसकी बात कर रहे हो? दफातन कमरे में इमरान की आवाज़ उभरी। वो अंदर दाखिल हो रहा था। तुम गए कहाँ थे? वो इमरान हंसकर बोला। तुम्हारे ससुराल वालों को देखने गया था मगर वो सबके सब बुज़दिल निकले और भाग लिए। आप किसकी बात कर रहे हैं इमरान साहब? हावर ने पूछा। ससुरालियों की और किसकी? कैसे ससुराली? तनवीर कराया, वही जो सांप लेकर आए थे। अरे तो क्या आपने उनको पकड़ लिया था? सफदर ने हैरत से कहा। एक अब तक बाहर पड़ा है जबकि 2 गायब हो चुके हैं। क्या 3 ही थे? सदीकी ने पूछा। कह दूंगा कि आइंदा 10-20 आए, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मेरा मतलब ये था कि क्या 3 ही आदमी आए थे? सदीकी ने जल्दी से कहा। हाँ, 2 भाग गए थे, तीसरे को अंदर ले आया जाए। ले आओ, मगर उसका क्या करोगे? मालूमात, हावर ने कहा। उन्हें किसने सांप देकर भेजा था? मगर इमरान ने कहा। क्या बेसर का आदमी बोल सकता है? बेसर का आदमी? सफदर ने हैरत से दोहराया। हाँ, वो जो बाहर पड़ा है ना, उसका सर नहीं है। क्या कह रहे हैं इमरान साहब? हावर ने जल्दी से कहा। अरे तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? इमरान जल्लाकर बोला। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या बात है? सफदर ने पूछा। जाकर देख लो, बाहर पड़ा है, इमरान ने कहा। उसका सर नहीं है। क्या आपने इसे मार डाला? नोमानी ने पूछा। खुदा के गजब से डरो हक्कारी, इमरान ने मुंह पीटते हुए कहा। दयारे गैर में तुम मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो? ला हौला वला कुव्वता, तनवीर ने कहा। तुम लोग इससे क्यों उलझ रहे हो? बाहर जाकर देखो क्या बात है। ओ हाँ, सफदर ने जल्दी से कहा।
हमें अब बाहर की निगरानी करानी चाहिए। मुमकिन है दुश्मन फिर वार करने की कोशिश करे। हाँ, अब ख्याल आया। इमरान चहका। क्या मतलब है आपका? सिद्दीकी ने पूछा। अगर वो वार करना चाहते तो अब तक कर चुके होते। फिर सिद्दीकी ने इमरान की आंखों में झांका। क्या निगरानी ना करे? मुझे क्या, अपने चूहे से पूछो, इमरान ने जलाहट भरे लहजे में कहा। हाँ तो ठीक है, हावर ने कहा। एक्सरे को कॉल करनी चाहिए। नहीं, सफदर ने कहा। आओ पहले बाहर का जायजा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है चलो, चौहान ने कहा और वो उठ खड़ा हुआ। ठहरो प्यारे, इमरान ने कहा। अब क्या बात है? सफदर ने पूछा। अब वो हमला नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? तनवीर कराया। तालियां बजा बजा कर कोसने देंगे। इमरान जलाकर बोला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तनवीर जलाया। तुमने सवाल ही ऐसा किया था? तुम अहमक हो, तनवीर ने उसीले अंदाज में कहा। और तुम उसके पट्टे हो, क्या कहते हैं उसे? वो रुककर अपनी खोपड़ी बजाने लगा। अंदाज ऐसा ही था जैसे कुछ याद करना चाह रहा हो। आप हमलावरों के बारे में बता रहे थे, शब्दों ने टोका, क्योंकि वो सभी इस बात से आगाह थे कि अगर ये चरहा एक दफ़ा चल पड़ा तो घंटों चलता रहेगा। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमलावर सामरी ने गुलनो बहार दियो से कहा। दियो सामरी? सफदर चौंका। आप उस आदमी के बारे में बता रहे थे जनाब, जिसका सर नहीं? ओ हाँ, वो बाहर पड़ा है। अब अगर उसके साथ ही आए भी होंगे तो वो ताक में लगे होंगे और हर कोई कार्टिट से बाहर निकला और उधर ठाई से फायर हुआ और बाहर निकले वाला अपने जिस्म में रोशनदान खुलवाए नाचता हुआ फर्श बोस हो गया। गोया अब वो देखते ही फायर करेंगे? चौहान ने पूछा। इन हालात में वो और क्या करेंगे? इमरान ने कहा। उन्होंने तो चाहा था कि तुम आसानी से मर जाओ, इसलिए सुनहरी मौत भेजी थी, मगर तुम लोग एहसान फरामोश हो, इसीलिए उसे कबूल नहीं किया।